हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार स्पेशल, जो कि मैप के माध्यम से पढ़ेंगे हम, जो बीपीएससी के लिए, एईडीओ के लिए और अन्य जितने भी राज्य स्तरीय परीक्षा है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले तो हम देख सकते हैं कि बिहार का मैप कैसा है। ठीक है, मैप देख लीजिए। हमें कौन कौन से जो एरियाज़ है वो टच करते हैं बिहार को। तो पहला तो देश है एक नेपाल, वो एक अदर कंट्री है। नेपाल टच करता है बिहार को। फिर पूरब साइड में देखें तो पश्चिम बंगाल, दक्षिण साइड में झारखंड है और उत्तर प्रदेश है, जो कि 3 स्टेट को इससे अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। और एक देश है जो कि नेपाल। ठीक है, याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। एक नज़र आप इन पे कवर कर सकते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स है। इसके अंदर जीआई टैग भी है, मेले है, बिहार परिचय है, नदियाँ, बाढ़, मिट्टी, बिहार में वन, इतिहास, बिहार का इतिहास, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पाल वंश, आधुनिक बिहार पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था कैसी है वहाँ की, परिवहन, सभी को कवर करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो पहले देखते हैं कि बिहार जो था वो स्टार्टिंग में था कैसा, उसके अंदर कौन कौन से जो ज़िले हैं, राज्य है, वो सब इंक्लूड थे। फिर बाद में कैसे बने ये बाद में। तो 1905 में क्या था, तो बिहार के अंदर 1905 से पहले की स्थिति क्या थी। तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, ये सारे बिहार के अंदर ही थे। तो पढ़े 1905 के बंगाल विभाजन से पूर्व बिहार जो था बंगाल राज्य, जिसमें आधुनिक बिहार, झारखंड, उड़ीसा एवं बांग्लादेश भी सम्मिलित थे। सारे सम्मिलित थे, एक जगह थे। फिर बाद में क्या हुआ, एक जो 1 अप्रैल 1912 में थे, उस टाइम बिहार की स्थिति कैसी थी। तो उसके अंदर बिहार था, झारखंड था, उड़ीसा था। उस समय बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल दोनों हट गए थे बंगाल विभाजन के बाद। फिर बाद में आया 1936, 1 अप्रैल 1936। उसमें क्या हुआ, उड़ीसा राज्य जो था वो हट गया। बिहार से उड़ीसा राज्य को पृथक करने के बाद जो था बिहार राज्य, जिसमें झारखंड सम्मिलित था, बस झारखंड और बिहार रह गया। उसके बाद 15 नवंबर 2000 का दिन आया, जिसमें बिहार और झारखंड दोनों का फिर अलग अलग डिवाइड हो गया। तो उसमें पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ये ज़्यादा जरूरी है कि बिहार से पृथक झारखंड के निर्माण से पहले बिहार में कुल 55 जिले थे। जब ये दोनों साथ में थे, बिहार और झारखंड, तो टोटल 55 जिले थे। लेकिन झारखंड के निर्माण के बाद जो बिहार में कुल 37 जिले बच गए। जब विभाजन हुआ तो उससे पहले जो था 55 जिले थे, लेकिन जैसे विभाजन हुआ तो बिहार में कुल 37 जिले ही बच गए। और भूमि की बात करें कितना रह गया, तो 54.155% भूमि जो था बिहार के अंदर शेष रह गया। फिर बाद में क्या हुआ, 2001 में नया एक जिला बना, अरवल। इसके निर्माण के बाद टोटल 38 जिले हो गए, क्योंकि 37 तो विभाजन के टाइम पे थे। लेकिन 2001 में जैसे एक नया जिला अरवल बना, उसके बाद टोटल जिले 38 हो गए बिहार में। फिर अब पढ़े झारखंड के। बिहार से पृथक झारखंड राज्य के तत्कालीन कुल 18 जिले को मिलाकर बनाया गया था। उस समय जब विभाजन हुआ तो टोटल 18 जिले थे। और भूभाग की बात करें तो 45.845%, मतलब 45.845% भूमि था झारखंड को मिला। लेकिन वर्तमान में बात करें कितने जिले हैं झारखंड में, तो 24 जिले हैं। फिर भैया बिहार राज्य का क्रमबद्ध गठन एवं पुनर्गठन। 12 दिसंबर 1911 के दिन दिल्ली दरबार में पृथक बिहार राज्य बनाने की घोषणा की गई। फिर 22 मार्च 1912 को बिहार था, उसमें झारखंड और उड़ीसा राज्य राज्य का अधिसूचना घोषणा की गई। फिर 1 अप्रैल 1912 के दिन क्या हुआ, बिहार, जिसके अंदर झारखंड और उड़ीसा सम्मिलित था, राज्य का गठन हुआ। ये वाला स्थिति आ गई, बिहार, झारखंड और उड़ीसा एक साथ था। फिर 1 अप्रैल 1936 ये वाली स्थिति, जिसके अंदर क्या हुआ, बिहार के अंदर झारखंड था, उड़ीसा हट गया। बिहार से पृथक उड़ीसा राज्य का गठन हुआ। फिर नवंबर 2000 आया, उसके अंदर बिहार से झारखंड को भी अलग कर दिया और बिहार का यह अंतिम विभाजन है। 15 नवंबर 2000, अगर क्वेश्चन में आए एमसीक्यू में कि बिहार का अंतिम विभाजन, तो यही सेलेक्ट करना 15 नवंबर 2000। कौन कौन से बिहार और झारखंड अलग हुआ था इस समय। बिहार को कितने जिले मिले थे उस समय, 37 जिले, और झारखंड को कितने मिले, तो 18 जिले। भूभाग की बात करें तो 54.155% बिहार को मिला और 45.845 किसको मिला, झारखंड को मिला। और बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल बिहार का कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। कुल जनसंख्या की बात करें तो कितना है, 10,40,99,452। 10,40,99,452। ये कब की जनगणना
अनुसार है 2011 के अनुसार। लेकिन जो नया अभी जातिगत जनगणना हुआ उसके अकॉर्डिंग बात करें तो 13,07,25,310। कितना है? 13 करोड़ 13,07,25,310। ये 2022-23 के अनुसार बता रहा हूँ, जाति जनगणना हुआ था उसके अनुसार। अब बात करते हैं बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है। तो बिहार राजकीय गीत मेरे भारत के कंठहार बिहार तुझको सत सत वंदन बिहार, ये बिहार का राज्य गीत है। इसके लेखक कौन है? तो श्री सत्यनारायण है। और संगीत किसका है? श्री हरि प्रसाद चौरसिया और श्री शिव कुमार शर्मा द्वारा रचित किया गया था। गीत को आधिकारिक तौर पर 22 मार्च 2012 में अपनाया गया। कब अपनाया गया गीत को आधिकारिक तौर पर? मार्च 2012 में। अब बात करें प्रतीक चिन्ह क्या है। बिहार के प्रतीक में 2 स्वास्तिक से घिरा बोधि वृक्ष और प्रार्थना की मालाओं को से दर्शाया गया है। ठीक है, 2 स्वास्तिक है, उससे ये बोधि वृक्ष है, साथ में 2 स्वास्तिक से इससे घिरा हुआ है, नीचे एक ईंट है, ईंट के ऊपर बिहार लिखा हुआ है। पेड़ का आधार एक ईंट है जिस पर उर्दू में बिहार उत्कीर्ण किया हुआ है। ठीक है, राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। और द्वितीय राजभाषा क्या है? तो उर्दू है, जिसे वर्ष 1981 में घोषित किया गया था। और बिहार की जो मैथिली भाषा है उस एकमात्र भाषा है जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो है उसके अंदर शामिल है। इसे वर्ष 2003 में संविधान में जोड़ा गया था। कब? तो वर्ष 2003 में। किससे? तो मैथिली भाषा को। ये राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष। ब्रिटिश कानून के दौरान 1930 से 1935 के मध्य अपनाया गया था। देख सकते हैं 2 साइड में स्वास्तिक है, बीच में बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष का आधार क्या है? ईंट है, और ईंट के ऊपर क्या लिखा हुआ है? उर्दू में बिहार लिखा हुआ है। राजकीय पशु क्या है बिहार का? तो बैल है। चित्र भी देख सकते हैं ताकि आपको इजीली याद भी हो जाए। होता है ना, कई बार पढ़ते हैं लेकिन सामने अगर कुछ इमेज आ जाए तो उससे और भी अच्छे दिमाग में बैठ जाता है, अच्छे तरीके से, और एग्जाम में याद भी आ जाता है। तो वही राजकीय पशु क्या है? बैल है। वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बोस टॉरस। याद रखना, बोस टॉरस। राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है। इस राजकीय वृक्ष पीपल है, और राजकीय चिन्ह जो है बोधि वृक्ष है। इन दोनों में कंफ्यूजन होगा आपको, तो इसको अच्छे से क्लियर कर लेना। क्या कि राजकीय चिन्ह जो है बोधि वृक्ष है, राजकीय चिन्ह, और राजकीय वृक्ष यह है पीपल। राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष। राज्य का जो चिन्ह है वो है बोधि वृक्ष, और राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फाइकस रिलीजियोसा। राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष। ठीक है, पौधों की बात आएगी तो पीपल, और चिन्ह की बात आएगी तो बोधि वृक्ष। इतना याद रखना। राजकीय पक्षी क्या है? गोरैया। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पासर डोमेस्टिकस। पासर पासर डोमेस्टिकस। राजकीय जलीय जीव क्या है? तो गंगा डॉल्फिन है। वैज्ञानिक नाम क्या है? तो प्लेटनिस्टा गैंगेटिका। प्लेटनिस्टा गैंगेटिका। इसे वर्ष 2009 में भारत का जलीय जीव घोषित किया गया था। अब बात करते हैं राजकीय पुष्प की, तो वो है गेंदा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो टेगेटेस। टेगेटेस। राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा। राजकीय पुष्प गेंदा। राजकीय मछली क्या है? तो मांगुर है, मांगुर। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो क्लेरियस गैरिपिनस। कैलेरियस गैरिपिनस। ये थोड़ा नाम साइंस से है तो थोड़ा नाम कठिन होता है, तो बस 1-2 बार पढ़ लेना। बस MCQ आए तो एक समझ में आ जाएगा कि हाँ यही नाम है, और उसके अकॉर्डिंग टिक कर लेना। बिहार का प्रमंडल परिचय के बारे में पढ़ा तो कुल 38 जिले हैं। आपने पढ़ा कि स्टार्टिंग में 37 थे, लेकिन जैसे ही अरवल जो है नया राज्य बना उसके बाद टोटल 38 जिले हो गए। कुल मंडल की बात करें कितने हैं तो प्रमंडल, तो 9 प्रमंडल है। कुल अनुमंडल कितने हैं तो 101 है। कुल गांव कितने हैं तो 44,874 गांव हैं। शहर कितने हैं तो 199 हैं। और ब्लॉक 534। टोटल ब्लॉक कितने हैं तो 534। वहीं पंचायत कितने हैं? पंचायतों की संख्या तो 8,406 पंचायत है। पुलिस जिले कितने हैं तो 44 जो है टोटल पुलिस जिले है, जिसके अंदर से 40 सिविल है और 4 रेलवे पुलिस जिले है। राजस्व ग्राम की संख्या क्या है तो 45,103। राजस्व ग्राम कितने हैं तो 45,103। प्रमंडल की बात करें, टोटल कितने आपने प्रमंडल पढ़ा ऊपर ये देख लीजिए। टोटल 9 प्रमंडल है। 9 प्रमंडल कौन कौन से है? तिरहुत है, तिरहुत प्रमंडल। दूसरा सारण प्रमंडल। तीसरा दरभंगा प्रमंडल। चौथा कोसी प्रमंडल। पांचवा पूर्णिया प्रमंडल। छठा भागलपुर प्रमंडल। सातवां मुंगेर प्रमंडल। आठवां मगध प्रमंडल। और 9वां पटना प्रमंडल। अब इन प्रमंडल के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है
तो उसको हम एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। तो बात करते हैं तिरहुत प्रमंडल। इसके अंदर कौन कौन से है? तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर एवं वैशाली। टोटल कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। कहाँ पे? तो तिरहुत प्रमंडल के अंदर अंदर जो है टोटल 6 जिले हैं, जो है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली। इसको मैप पे देख लेते हैं। तो ये देखिए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर एवं वैशाली। कितने जिले हो गए? टोटल 6 जिले हो गए। टोटल 6 जिले किसमें? तिरहुत प्रमंडल के अंदर। अब बात करते हैं सारण प्रमंडल के अंदर। तो इसके अंदर टोटल कितने जिले? 3 जिले हैं। कौन कौन से? सारण है, सिवान है और गोपालगंज है। तो ये देखिए, सारण प्रमंडल के कौन से है? तो ये तीनों जिले जो है सारण प्रमंडल के अंदर है। सारण है, सिवान है और गोपालगंज है। सारण, सिवान और गोपालगंज किसमें? सारण प्रमंडल के अंदर। और बात करते हैं दरभंगा प्रमंडल के अंदर। इसके अंदर मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। टोटल कितने जिले? 3 जिले। तो दरभंगा प्रमंडल के अंदर 3 जिले हैं, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। ठीक है, ये 3 जिले जो है मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। नेक्स्ट बात करते हैं कोसी प्रमंडल के अंदर। तो कोसी के अंदर भी 3 जिले हैं। कौन कौन से है? तो सुपौल है, मधेपुरा है और सहरसा है। कोसी प्रमंडल तो सुपौल है, मधेपुरा है, सहरसा है। ये भी कौन सा है? कोसी प्रमंडल। यहाँ से कोसी नदी गुजरती है इस एरिया से, इसीलिए इसको कोसी प्रमंडल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा प्रमंडल? पूर्णिया प्रमंडल, जिसके अंदर कौन कौन सा? किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। इसमें 4 जिले हैं। पूर्णिया प्रमंडल के अंदर हम ध्यान देंगे तो इसके अंदर 4 जिले हैं, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया एवं कटिहार। तो यह है पूर्णिया प्रमंडल। इसके अंदर कौन सा? किशनगंज, अररिया, पूर्णिया एवं कटिहार। ये जो लास्ट के जो 4 जिले हैं पूर्व पूर्व की साइड में, ये चारों जिले किसके हैं? पूर्णिया प्रमंडल के अंदर। टोटल कितने प्रमंडल हमने पढ़ लिया? तो हमने पढ़ लिया, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा ये प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल। इसके अंदर कौन कौन से थे? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर एवं वैशाली। कितने? 6 डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद दूसरे नंबर पर पढ़ा हमने सारण प्रमंडल, जिसके अंदर गोपालगंज, सिवान और सारण था। तीसरे नंबर पर पढ़ा दरभंगा प्रमंडल, जिसके अंदर मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। फिर हमने पढ़ा कौन सा? कोसी प्रमंडल, जिसके अंदर सुपौल, मधेपुरा, सहरसा था। फिर लास्ट में हमने पढ़ा अभी 5वें नंबर पे तो पूर्णिया प्रमंडल, जिसके अंदर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया एवं कटिहार। टोटल कितने प्रमंडल पढ़ लिए? 1 2 3 4 5। 5 पढ़ लिए। अभी कितने रह गए? 4 रह गए। तो 4 ये कितना कहाँ पे है? दक्षिण बिहार में है। टोटल कुल 9 प्रमंडल थे, जिसमें से 5 हमने कवर कर लिया, रह गए 4। अब 4 5 हम याद रखना कि 5 जो है उत्तरी बिहार के साइड में है और 4 जो है दक्षिण बिहार में है। तो चलिए, अब बचे हुए 4 जो दक्षिण बिहार के प्रमंडल है उसको भी कवर करते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा कौन सा प्रमंडल है? भागलपुर प्रमंडल। भागलपुर प्रमंडल, एक मिनट। यह है भागलपुर प्रमंडल, जिसके अंदर कितने? भागलपुर एवं बांका, ओनली 2 जिले हैं। भागलपुर एवं बांका ये जो थे ओनली 2 जिले हैं जो भागलपुर प्रमंडल के अंदर आते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मुंगेर प्रमंडल। इसके अंदर कितने जिले हैं? 6 जिले हैं, याद रखना। 6 जिले वाले तो याद ही रखना है। 6 जिले वाले कौन कौन से हैं? तो ये तो तिरहुत प्रमंडल, एक है मुंगेर प्रमंडल और एक है पटना प्रमंडल, जिसके अंदर 6 जिले हैं। ये 3 ऐसे परिमंडल जो है प्रमंडल जो है जिसके अंदर 6 जिले हैं। और 4 वाले एक है ओनली कटिहार, पूर्णिया, जिसके अंदर पूर्णिया प्रमंडल वाला एरिया जो है उसके अंदर टोटल 4 जिले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं मुंगेर प्रमंडल का। मुंगेर में कौन कौन से हैं? खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा एवं जमुई। तो ये है खगड़िया। कौन कौन सा था? खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, शेखपुरा और कौन सा था? हो गया ना? देखिए, यह है खगड़िया, यह है बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, जमुई एवं शेखपुरा। टोटल कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6। टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट आ गए इसके अंदर।
किस प्रमंडल के अंदर? तो मुंगेर प्रमंडल के अंदर। मुंगेर में टोटल कितने हैं? खगड़िया, मुंगेर, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा एवं जमुई। ये किसके अंदर? मुंगेर प्रमंडल के अंदर आ गया। अब नेक्स्ट बात करें मगध प्रमंडल के अंदर, तो मगध में टोटल कितने? 5 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं? अरवल है, जहानाबाद है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है। अरवल, जहानाबाद, ये हो गया अरवल, ये है जहानाबाद, ये है औरंगाबाद, गया एवं नवादा। एक मिनट, गया और नवादा कितने? 5 जिले हैं। अरवल, औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद। अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा, टोटल कितने? 5। किसमें? मगध प्रमंडल के अंदर। अब बच गए लास्ट में पटना प्रमंडल। पटना प्रमंडल के अंदर कौन कौन से हैं? तो पटना परिमंडल के अंदर पटना है, नालंदा है, भोजपुर है, बक्सर है, कैमूर है, रोहतास है। पटना है, नालंदा है, बक्सर है, भोजपुर है, रोहतास है, कैमूर है। बच के जितना भी एरिया है ये वाला मैं दूसरे पेन से कवर कर देता हूँ। ये वाला जो एरिया है ये कौन कौन सा? पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, ये किसमें? पटना परिमंडल के अंदर है। ठीक है, ये कवर हो गया। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देख ले कौन कौन सा है। बिहार का सबसे नया जिला कौन सा है? 38वां अरवल है, जो कि हमने पढ़ा अभी। कब? 2001 में बना था। 20 अगस्त 2001 को जहानाबाद से अलग होकर बना है। किससे? जहानाबाद से अलग होकर। जहानाबाद कहाँ है वो भी दिखा देता हूँ। ये जो जहानाबाद है इसी से अलग होके अरवल डिस्ट्रिक्ट जो है बना था। ठीक है। अगला, झारखंड बनने से पहले जो है पूर्व बिहार में कुल 13 प्रमंडल थे। फिर झारखंड बनने से पूर्व बिहार में कुल 55 जिले थे। झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। इसे नए राज्य में 18 जिले और 45% भूभाग था सम्मिलित किया गया था। किसमें? झारखंड में। उत्तरी बिहार में कुछ 5 प्रमंडल और दक्षिण बिहार में 4 प्रमंडल है, ये हमने पढ़ लिया अभी। वर्तमान में बिहार में 9 प्रमंडल है, 101 अनुमंडल है और 38 जिले हैं। पश्चिमी चंपारण की सीमा जो है उत्तर प्रदेश नेपाल दोनों से संलग्न है। पश्चिमी चंपारण जो है, जो सबसे नॉर्थ वेस्ट साइड में है, पश्चिमी चंपारण, ये उत्तर प्रदेश से भी है और नेपाल से भी है। ठीक है, वही बता रहे हैं। गंगा के मैदानी भाग की ढाल जो है 6 सेंटीमीटर जो है प्रति किलोमीटर है। अब एक नोट करने वाली बात है कि बिहार की पहली खुली जेल सेंट्रल बक्सर जेल है। और एक नोट यहाँ भी है, बिहार एक पूर्ण स्थल आबद्ध राज्य है, मतलब कि चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, ना कि कोई समुद्र से घिरा हुआ है। तो अगर ये इसको समुद्र की साइड जाना होता है तो क्या करता है? तो ये कोलकाता बंदरगाह के माध्यम से समुद्र तक अपनी पहुंच बनाता है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले तो ये कर ले, क्योंकि वीडियो तो लंबी होने वाली है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी लाइक कर दे। तो अब हम पढ़ते हैं बिहार की भौगोलिक परिचय। ठीक है, तो बिहार उत्तर प्रदेश से संलग्न जिले कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश से ये वाले जिले संलग्न हैं। नेपाल से संलग्न जिले कौन कौन से हैं? तो ये इधर के हैं। बंगाल से तीन तीन ये हो गए। झारखंड से सारे झारखंड वाले हैं। तो इसको हम एक एक करके कवर करते हैं। पहले छोटे मोटे जो तथ्य दिए हो गए उसको कवर कर लेते हैं। तो उत्तरी जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण, और सबसे बड़ा जिला भी पश्चिमी चंपारण ही है। उसके बाद सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे छोटा जिला जो है शिवहर है। पूर्वी जिला कौन सा है? किशनगंज है। और सर्वाधिक वर्षा भी किशनगंज में ही होता है। सबसे ज़्यादा वर्षा पूछे बिहार में कहाँ होता है? तो किशनगंज, सर्वाधिक वर्षा। फिर गया के बारे में थोड़ा पढ़ ले, तो दक्षिणी जिला है और सबसे गर्म है और सबसे ठंडा जिला है। मतलब गर्मियों में खूब दबा के गर्मी पड़ती है यहाँ, और ठंडियों में खूब दबा के ठंडी। ठीक है, और कम वर्षा वाला जिला है और बारिश यहाँ बहुत कम होता है। और कैमूर क्या है? तो कैमूर जो है पश्चिमी जिला है। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट अपना बॉर्डर शेयर करते हैं और कौन से देश अपना बॉर्डर बिहार के साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं देश का। तो नेपाल से संलग्न कौन कौन से जिले हैं? तो सबसे पहला जिला जो है, टोटल तो 7 जिले बिहार के ऐसे हैं जो नेपाल से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन कौन से? तो पश्चिमी चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, सीतामढ़ी है, शिवहर जो है देख लीजिए इसका बॉर्डर अंदर ही अंदर खत्म है मामला, तो शिवहर नहीं है। कौन कौन से? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। लाइन से याद रखो ताकि दिमाग में बैठ जाए मैप। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है, नेक्स्ट बात करें
कि बंगाल से कौन कौन से, तो ये किशनगंज हो गया, पूर्णिया है और ये कटिहार। ये तीनों किससे, बंगाल से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। फिर आते हैं झारखंड। तो झारखंड से टोटल कितना है, पहले बात तो बंगाल से तीन ही ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो बंगाल से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। फिर झारखंड से कितने हैं, तो 8 है। झारखंड से याद रखना 8 जिले ऐसे हैं जो अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन कौन से जिले हैं, तो एक तो रोहतास है, एक, दूसरा औरंगाबाद, तीसरा गया, चौथा नवादा, पांचवा जमुई, छठा भागलपुर, सात बांका, फिर सातवां भागलपुर, आठवां कटिहार। ठीक है, पहला रोहतास, दूसरा औरंगाबाद, तीसरा गया, चौथा नवादा, पांचवा जमुई, छठा बांका, सातवां भागलपुर और आठवां कटिहार। ये जितने भी 8 जिले दिखाए आपको, ये अपना बॉर्डर जो है झारखंड से शेयर करते हैं। फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में भी 8 जिले ऐसे हैं बिहार के जो उत्तर प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। तो कौन कौन से जिले हैं, तो ऊपर से देखें तो पश्चिमी चंपारण, ये पश्चिमी चंपारण को याद रखना है, ये अब नेपाल से भी बॉर्डर शेयर करता है और उत्तर प्रदेश से भी। तो पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। ये रोहतास वाला एरिया देखेंगे, इधर यहाँ तक गया हुआ है। तो रोहतास टोटल कितने हो गए, देखिए काउंट करके बता दूँ आपको। तो रोहतास ऊपर से देखते हैं, ठीक है। नंबर 1 पश्चिमी चंपारण, दूसरा गोपालगंज, तीसरा सिवान, चौथा सारण, पांचवा भोजपुर, छठा बक्सर, सातवां कैमूर और आठवां रोहतास। ये वाला एरिया रोहतास का जो है उत्तर प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये तो हो गया कि बॉर्डर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है जो अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, उसी के बारे में डिटेल्स में दिया हुआ है, एक थ्रोली पढ़ लेते हैं। तो नेपाल की सीमा से संलग्न कितने जिले हैं, तो 7 है। याद किया आपने, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये पश्चिम से पूर्व साइड की बता रहा है। उत्तर प्रदेश की सीमा से संलग्न कितने जिले, 8 है। रोहतास है, कैमूर है, बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, सिवान है, गोपालगंज है, पश्चिमी चंपारण है। वहीं बंगाल से कितने हैं, तो 3 है, किशनगंज, पूर्णिया एवं कटिहार। झारखंड से कितने हैं, तो 8 है, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास एवं कटिहार। ये सब किससे, झारखंड से है। अब बात ये बहुत जरूरी है, भी बिहार की राजधानी पटना से कितने जिले हैं, तो यह अरवल है, जहानाबाद है, नालंदा है, लखीसराय है, बेगूसराय है, समस्तीपुर है, वैशाली है, सारण है, भोजपुर है। यह है पटना। ये पटना के चारों तरफ जो 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 जिले हैं और कौन कौन से थे, तो यही थे, अरवल था, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर। कितने जिले, 9 जिले हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण, जो सबसे ऊपर साइड में जो था, पश्चिम के साइड में, जो उत्तर प्रदेश से भी अपना बॉर्डर शेयर कर रहा था और नेपाल से भी, वो वाले है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा शिवहर है। सबसे उत्तरी जिला भी पश्चिमी चंपारण है। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो गया है। सबसे पश्चिमी जिला कौन है, तो कैमूर है। और सबसे पूर्वी जिला किशनगंज। राज्य की जलवायु कैसी है, तो मानसूनी जलवायु है। सामान्य वर्षा जो कहाँ कितना होता है, तो 1205 मिलीमीटर होता है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है, सबसे पूर्वी जिला और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज। न्यूनतम वर्षा वाला गया है, और गया में ही सबसे ज़्यादा ठंड भी पड़ती है और सबसे ज़्यादा गर्मी में गया। तो न्यूनतम वर्षा वाले कौन कौन से जिले, गया है, कैमूर है, रोहतास है, औरंगाबाद है। दक्षिण बिहार के जिले। फिर सबसे गर्म स्थान कौन सा है, गया है, और सबसे ठंडा भी गया ही है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, तो 173 फीट है, लगभग 53 मीटर है। कुल जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान कौन सा, तीसरा है। किसका, तो बिहार का। अब बिहार का स्थान जो है जनसंख्या के मामले में देखें तो तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, ये अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना। ठीक है। अब बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। पटना का स्थानीय मानक समय भारत मानक समय से आगे है। ये आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे उस समय मानक यामोत्तर जो रेखा है जो 82.5 डिग्री है उसके अकॉर्डिंग काउंट कर रहे हैं, तो इसलिए कह रहे हैं कि पटना का स्थानीय मानक समय जो है भारत के मानक समय से आगे है। अब बिहार में दून घाटी उत्तर पश्चिम में स्थित है। रोहतास एकमात्र जिला है जो झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों से संलग्न है। अब बात करते हैं सोमेश्वर श्रेणी, जो उत्तर पश्चिम के साइड में ही है। इसका शीर्ष भाग जो है बिहार और नेपाल के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। बिहार राज्य की सीमा जो है भारत के 3 राज्य है। कौन कौन से, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, और साथ में एक देश है नेपाल, उससे संलग्न है।
और देश में बिहार जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से आपने देखा कि तीसरे नंबर पे है, पहले पे है उत्तर प्रदेश, दूसरे पे है महाराष्ट्र और तीसरे पे है बिहार। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए तो 12वें नंबर पे आता है। फिर नेक्स्ट है रामनगर दून की लंबाई 32 किलोमीटर, चौड़ाई 6 से 8 किलोमीटर है। बिहार के दक्षिण गंगा मैदान में अवस्थित पहाड़ियाँ जो है धारवाड़ कालीन क्वार्जाइट चट्टानों से निर्मित हैं। और पटना क्या है, तो पटना बिहार का एकमात्र महानगर है। बिहार का एकमात्र महानगर कौन सा है, पटना है। और बिहार की प्राकृतिक संरचना की बात करें तो मैप के साथ हम पढ़ रहे हैं सब कुछ, ताकि क्लैरिटी अच्छे से बना रहे। तो प्राकृतिक संरचना के आधार पर बिहार को 3 भागों में बांटा गया है। उत्तर में शिवालिक पर्वतीय भाग, मध्य में बिहार का मैदानी भाग और दक्षिण में पठारी भाग। ठीक है, ये मैदानी भाग हो गया, ऊपर का पर्वतीय भाग हो गया और ये दक्षिण का पठारी भाग हो गया। तो हमने 3 भागों में डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू बिहार के मैप और वहाँ के जलवायु है उसके अकॉर्डिंग। अब सोमेश्वर श्रेणी जो है, ये सोमेश्वर श्रेणी, इसके 3 प्रमुख दर्रे हैं, सोमेश्वर, भिखनाथोरी और मरवट, जो बिहार और नेपाल के मध्य स्थित दर्रे है। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है 874 मीटर है। सोमेश्वर श्रेणी की जो सर्वोच्चतम चोटी है ऊंचाई वाली है वो 874 मीटर की है। फिर उसी के नीचे आती है दून घाटी, ये हरहा नदी घाटी के नाम से भी जानी जाती है। ये सोमेश्वर तथा रामनगर दून के मध्य स्थित है। फिर सबसे दक्षिण में है रामनगर दून, यह हरहा नदी के दक्षिण में स्थित है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है। ठीक है, फिर मध्य में बिहार का मैदानी भाग आ जाता है। हमने पर्वतीय के बारे में पढ़ लिया। अब मध्य में बिहार का मैदानी भाग, यह घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी नदी का अपवाह क्षेत्र है। बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ निम्न दोआब भी है। कौन कौन से दोआब है, घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब। ये घाघरा नदी है, ये गंडक नदी है, इन दोनों के बीच के मध्य ये वाला जो एरिया है इसको घाघरा गंडक दोआब बोलते हैं। और ये गंडक रिवर हो गया और ये कोसी रिवर, इन दोनों के बीच के गंडक कोसी दोआब हो गया। और ये लास्ट में कोसी और ये महानंदा, इन दोनों के बीच का जो एरिया है भूभाग है उसको कोसी महानंदा दोआब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये उत्तरी मैदान भाग के दोआब बाढ़ से अधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि इसकी नदियाँ जो है वर्ष भर सक्रिय रहती है, क्योंकि हिमालय की साइड से आ रही है तो वहाँ पे वर्ष भर पानी रहता है। प्लस में जब बरसात आ जाता है तो और पानी ओवरफ्लो होने लग जाता है, जिसके कारण बाढ़ आ जाता है। फिर बात करते हैं दक्षिण बिहार का मैदानी भाग। यह गंगा के दक्षिणी तट से झारखंड के छोटानागपुर पठार तक फैला हुआ है। दक्षिणी मैदान की ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। ये 3 भागों में विभाजित है, गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान। ये गंगा सोन और ये गंगा रिवर है, ये वाला घाघरा आके यहाँ पे गंगा में मिल गई है तो ये गंगा रिवर है। तो गंगा और सोन का दोआब हो गया ये एरिया। ये मगध का मैदान है और साइड में जो है सबसे पूर्व साइड में दक्षिण पूर्व में अंग का मैदान है। ठीक है, नोट करने वाली बात यह है कि दक्षिण बिहार का मैदानी भाग बाढ़ से अधिक प्रभावित ग्रसित नहीं है, क्योंकि इनकी अधिकतर नदियाँ पठारी है। पठारी है तो वर्ष भर पानी होता नहीं है, इसमें जल कम होते हैं। जब बारिश होता है तभी इसमें ज़्यादातर पानी आता है, अदरवाइज ये कुछ नदियाँ सूखी रहती है। अब बात करते हैं दक्षिण का पठारी भाग, जो सबसे दक्षिण में थे, इस एरिया की बात करते हैं हम। तो दक्षिण के पठारी भाग में नीस, शिस्ट, ग्रेनाइट चट्टानों की बहुलता है। किसकी बहुलता है, तो नीस है, शिस्ट है, ग्रेनाइट है, इन सभी चट्टानों की बहुलता है। इसमें गया, मंदर, बरार, बराबर, गंगेश्वरी, राजगीर आदि पहाड़ियाँ शामिल है। यह मुख्य रूप से छोटा नागपुर और कैमूर पठार का भाग है। इसकी ऊंचाई जो है 150 से 300 मीटर है। सोन नदी कैमूर पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करती है। छोटा नागपुर पठार के उत्तरी सीमा क्षेत्र में आर्कियनीस और ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है, जबकि कैमूर पठार में बलुआ पत्थर विद्यमान है। ये एक बार पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि सोन नदी जो है दक्षिण बिहार में प्रवाहित होती है। तो सोन नदी कैमूर पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करती है। ये छोटा नागपुर पठार है और ये कैमूर का पठार है, तो उसको सोन नदी जो है उससे अलग करती है। और यहाँ पे क्षेत्र में आर्कियनीस और ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है, जबकि कैमूर पठार में बलुआ पत्थर। ये याद रखना, कैमूर पठार के अंदर जो है बलुआ पत्थर पाया जाता है। कैमूर पठार में कौन सा, बलुआ पत्थर। कैमूर में बलुआ पत्थर, इतना याद रखना बस। अब नेक्स्ट टॉपिक है बिहार में नदियाँ। कौन कौन सी नदियाँ है, कहाँ से इनका उद्गम स्थान है और संगम स्थान कहाँ पे है, तो ये सभी पढ़ते हैं हम डिटेल में।
तो बिहार में नदियों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम घाघरा या सरयू नदी को। ठीक है, इसका उद्गम स्थान कहाँ है? तो नम्पा नेपाल है। नम्पा में नेपाल के जो नम्पा है वहाँ से इसका उद्गम है। और संगम स्थान कहाँ है? तो छपरा के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। यहाँ पे छपरा है, यहाँ पे जाकर गंगा नदी के अंदर ये प्रवेश कर जाती है। कौन सी नदी? घाघरा बोल लो या फिर सरयू बोल लो, घाघरा बोल लो, जो बोलना है वो बोलो, क्योंकि दोनों एक ही नदियाँ हैं, घाघरा या सरयू। फिर नेक्स्ट है गंडक नदी। इसका उद्गम जो है नेपाल हिमालय में है और संगम जो है सोनपुर पहले जगह पास है गंगा नदी में। ये गंडक नदी है, यहाँ से जाके सोनपुर के पास पास जो पहलेजा है वहाँ पे जाके गंगा नदी में प्रवेश कर गई है। फिर नेक्स्ट है बूढ़ी गंडक। इसका उद्गम स्थान जो है चौतरबा है, जो कि सोमेश्वर पहाड़ी है। सोमेश्वर पहाड़ी के पास चौतरबा है, वहाँ से है। और संगम स्थान जो है खगड़िया जिला में जाके इसका गंगा नदी में ये भी जाके प्रवेश कर गई है। फिर नेक्स्ट है बागमती रिवर, जिसका उद्गम कहाँ है? शिवपुरी श्रेणी नेपाल। और संगम स्थान बदलाघाट कोसी नदी में। ये जो एक कोसी नदी आ रही है यहाँ पे जाके बदलाघाट में बागमती रिवर जो है उसके अंदर समा गई है। याद रखना, बागमती डायरेक्ट गंगा में नहीं मिली है, ये जाके कोसी में मिली है। कौन कौन सा नदी? बागमती और कमला, ये दोनों जाके जो है कोसी में मिली है। और फिर कोसी जो है आगे जाके गंगा में मिला है। ठीक है, इसीलिए मैं आपके थ्रू पढ़ा रहा हूँ ताकि अच्छे से याद भी हो जाए। यह है कमला नदी, इसका उद्गम महाभारत श्रेणी जो है नेपाल है वहाँ से है। और संगम स्थान बदलाघाट कोसी, ये दोनों देख सकते हैं बदलाघाट में है। फिर ये कोसी जो है ये आगे जाके इधर गंगा में मिल गई है। फिर नेक्स्ट नदी कौन सी? कोसी। इसका उद्गम कहाँ है? गोसाईनाथ नामक स्थान जो है वहाँ से है। और संगम स्थान कहाँ है? कुरुसेला गंगा नदी में। ये है कोसी जो है गंगा नदी में मिल रही है। फिर नेक्स्ट नदी जो है सबसे पूर्वी नदी जो है बिहार की कौन सी है? महानंदा। ठीक है, सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? महानंदा। उद्गम स्थान कौन सा है? कुर्सेओंग, कहाँ पे है? दार्जिलिंग में है, यहाँ से है। और संगम कहाँ है? बंगाल की खाड़ी बांग्लादेश में गोदागिरी नामक स्थान है उसके में गंगा नदी में मिली है। याद रखना, महानंदा जो है गंगा नदी में मिली है। अब पढ़ते हैं, ये कर्मनासा नदी आ रही है, ये भी जाके गंगा में मिल गई है। अब पढ़ते हैं दक्षिण बिहार है, वहाँ की नदियाँ कौन कौन सी है और कैसे प्रभावित हुई है, कहाँ से उद्गम है और मिली कहाँ पे है। तो बात करते हैं सोन नदी की। सोन नदी ये रहा, इसका उद्गम स्थान कहाँ है? अमरकंटक मध्य प्रदेश है, वहाँ के अमरकंटक है, उसके अनूपपुर जिला है वहाँ से है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिला है वहाँ से, मध्य प्रदेश में अमरकंटक है, वहाँ के अनूपपुर जिला है, वहाँ से इसका उद्गम है। किसका? सोन नदी का। और संगम कहाँ पे? पटना के मनेर गाँव में जाके गंगा नदी में मिल गई है। फिर अगली नदी है पुनपुन, इसका उद्गम छोटा नागपुर का पठार है, पलामू जिला है। और संगम कहाँ है? पटना के फतुहा में जाके। फाल्गु नदी है, छोटा नागपुर के पठार में ये भी है, संगम स्थान पुनपुन नदी। याद रखना, फल्गु रिवर जो है ये पुनपुन में जाके मिली और पुनपुन फिर आगे जाके गंगा में मिला है। फिर नेक्स्ट रिवर है क्यूल, इसका उद्गम कहाँ है? तो गिरिडीह, तीसरी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पे है। और संगम स्थान सूरजगढ़ लखीसराय में, कहाँ? गंगा नदी में। फिर एक छोटा सा आसपास एक नदी है अजय रिवर, ये भी जाकर गंगा में प्रवेश कर जाती है। अब उसी को डिटेल्स में यहाँ पे बताया गया है। उत्तर बिहार की नदियाँ जो है पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ती है, क्योंकि ये बिहार है तो ये उत्तर बिहार, और ये दक्षिण बिहार, ये उत्तर बिहार, ये दक्षिण बिहार। तो ऊपर की जो नदियाँ है ये जाके ऐसे मिल रही है ज़्यादातर, क्योंकि जो भूभाग है वो ऐसा है कि पश्चिम से पूरब की साइड है। और दक्षिण बिहार की जो नदियाँ है ये पूरब से पश्चिम से पूरब की साइड। वो दक्षिण बिहार वाली जो नदियाँ हैं वो कहाँ से? पूरब से पश्चिम की ओर। लेकिन ऊपर की जो नदियाँ है उत्तर वाली वो पश्चिम से पूरब की ओर आ रही है। तो नदियाँ कौन कौन सी है देख सकते हैं, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। ये कहाँ की नदियाँ है? तो उत्तर बिहार की नदियाँ है। वहीं दक्षिण बिहार की नदियाँ जो है पूरब से पश्चिम की ओर आ रही है। कौन कौन सी नदियाँ है? अजय है, क्यूल है, फाल्गु है, सकरी है, घाघरा है, पुनपुन है, सोन है, कर्मनासा है। अब एक एक करके नदियों को डिटेल्स में यहाँ पे दिया गया है, जो जो भी आपको ऊपर पढ़ा है वही सब है इसमें। तो इसको एक बार वीडियो को पॉज करके
डिटेल्स में पढ़ लीजिए, क्योंकि अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। जो ऊपर पढ़ा है उसी को यहाँ पर डिटेल्स में दिया गया है। वही है, एक पढ़ लेते हैं गंगा नदी के बारे में। इसका उद्गम कहाँ है? गंगोत्री उत्तराखंड में। मुहाना स्थान बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में जाके मिलता है। कुल लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है। बिहार में लंबाई टोटल कितनी है? तो 445 किलोमीटर है। और बिहार के कुल जो 12 जिले से गुजरती है और बिहार में प्रवेश कहाँ करती है? बक्सर जिला के चौसा है, चौसा नामक स्थान पे। ठीक है। और उत्तरी बिहार की सबसे लंबी नदी 120 किलोमीटर कोसी। कोसी रिवर क्या है? उत्तरी बिहार की, नॉट पूरे बिहार की, उत्तरी बिहार की ओनली सबसे लंबी नदी है 120 किलोमीटर। तो इसको एक बार डिटेल पूर्वक पढ़ लीजिएगा, फिर भी जो इम्पोर्टेंट लगेगा वो मैं बता दूंगा आपको। एक ये है महानंदा नदी। ये उत्तरी बिहार की सबसे पूर्वी नदी है, जो कि आपको वीडियो में ही पढ़ाया था मैंने अभी जस्ट, कि सबसे पूर्वी नदी उत्तर बिहार की कौन सी है? तो महानंदा है। और ये गंगा के बाएं तरफ से मिलने वाली अंतिम नदी भी है। बिहार में आपने देखा होगा कि गंगा के सबसे बाईं साइड में मिलने वाली अंतिम नदी यही था, महानंदा। अब गर्म जल के कौन कौन से स्रोत हैं उसको देख लें हम। तो राजगीर में कौन कौन से है? ब्रह्म कुंड है, सूर्य कुंड है, नानक कुंड है, गोमुख, मुकदुम कुंड, ये सब कहाँ पे है? तो राजगीर में है। ये कौन से गर्म जल के स्रोत है। फिर बात करें मुंगेर में कौन कौन है? सीता कुंड है, रामेश्वर कुंड है, लक्ष्मण कुंड है, ऋषि कुंड है। इसके प्रमुख स्थलों में मुख्य रूप से राजगीर और मुंगेर है। राजगीर यहाँ पर कुंड का ताप जो है वर्ष भर 70 डिग्री से अधिक रहता है। राजगीर है यहाँ के जो कुंड है, यहाँ मोस्टली जो तापमान है 70 डिग्री से अधिक रहता है। वहीं मुंगेर है यहाँ पर कुंड का ताप वर्ष भर 58 डिग्री से अधिक रहता है। लेकिन इसके अलावा भी बिहार के अनेक जिलों में कई गर्म कुंड विद्यमान हैं। हम कुछ जो अभी पढ़ा हमने उसको थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं। ब्रह्म कुंड कहाँ का? राजगीर का। सबसे प्रमुख और पवित्र कुंड है। तापमान लगभग 40 से 45 डिग्री, मतलब नॉर्मल। हिंदुओं के लिए धार्मिक स्थान है। यहाँ आसपास बाकी छोटे कुंड भी है। कौन सा है? तो सप्तधारा। यहाँ पे 7 धाराओं का कुंड भी है। 7 अलग अलग जल धाराओं का समूह है। अलग अलग देवताओं के नाम से मानी जाती है। ब्रह्म कुंड के पास में ही है। फिर सूर्य कुंड, सूर्य देवता को समर्पित है। ब्रह्म कुंड के नजदीक है। धार्मिक महत्व वाला है ये भी। गौमुख कुंड, चट्टान के गाय के मुख से गोमुख जैसे आकार से पानी निकलता है, इसलिए इसे गोमुख कुंड बोलते हैं। ये भी ब्रह्म कुंड के पास में ही है। नानक कुंड है, ये सिख से रिलेटेड कुंड है, क्योंकि ऐसा माना जाता है गुरु नानक यहाँ आए थे, इसलिए इसका नाम नानक कुंड पड़ा। लेकिन ये भी ब्रह्म कुंड के पास में ही है। फिर है मखदूम कुंड। ये मुस्लिम संत मखदूम शाह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, राजगीर में ही है लेकिन ब्रह्म कुंड से थोड़ा दूर है। और मुस्लिम संत मखदूम शाह से जुड़ा हुआ है, मखदूम कुंड। फिर नेक्स्ट हम जो पढ़ रहे हैं कहाँ का? तो मुंगेर का। मुंगेर में कौन कौन? सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड, ऋषि कुंड, ये सब कहाँ है? मुंगेर में। सीता कुंड सबसे प्रसिद्ध कुंड है यहाँ का। मान्यता है कि माता सीता ने यहाँ स्नान किया था। और ये जो है गर्म पानी का स्रोत है यहाँ का। तो पानी हमेशा गर्म हॉट स्प्रिंग रहता है। मुंगेर शहर के पास है, गंगा किनारे। रामेश्वर कुंड भगवान राम से जुड़ा हुआ है, सीता कुंड के पास में माना जाता है। फिर लक्ष्मण कुंड, ये लक्ष्मण जी के नाम पर है, सीता कुंड क्षेत्र में है। आप तीनों पास में ही है, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड। ठीक है। फिर चौथा है ऋषि कुंड। ये सबसे अलग और खास है, पहाड़ी जंगल क्षेत्र में स्थित है। मुंगेर से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर है। प्राकृतिक गर्म पानी का स्रोत है। ट्रैकिंग घूमने के लिए फेमस है ज़्यादा ये। अब बिहार में बाढ़ कहाँ कहाँ और कैसी है, किस एरिया में ज़्यादा है, किस एरिया में कम है, वो पढ़ लेते। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2/3 भाग जो है बाढ़ प्रभावित है। 2/3 हिस्सा जो है बिहार का वो बाढ़ से प्रभावित है। बिहार के उत्तरी भाग में हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बाढ़ का मुख्य कारण है। वहीं दक्षिणी भाग में वर्षा होने के कारण नदियाँ बाढ़ का कारण बनती है। जब उत्तरी बिहार क्या है, हिमालय से निकलती है, तो उसके अंदर तो एक तो पानी भरा भरपूर रहता है, प्लस में अगर बारिश हो जाता है उसके अंदर तो पानी की मात्रा और भी ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाता है, जिसके कारण नदियाँ अपना मार्ग भी बदल देती है और बाढ़ का कारण बन जाती है। वहीं दक्षिण बिहार की बात करें, दक्षिण बिहार की, तो यहाँ पे बाढ़ इसलिए कम होता है क्योंकि एक तो नदियों में पानी नहीं होता, 12 मास पानी नहीं होता, क्योंकि हिमालय की नदियाँ नहीं हैं, पठारी क्षेत्र की नदियाँ हैं, तो इसमें पानी कहाँ से आएगा? पानी उस तभी आता है जब बरसात का मौसम होता है, तो उसमें पानी ज़्यादा आ जाता है। तो अगर बाढ़ आता भी है तो वर्षा ऋतु में ही आता है, अदरवाइज़ नहीं।
कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इधर साइड में कोसी नदी है, उसको बिहार का शोक माना जाता है क्योंकि यहाँ पे ये नदियाँ अपना रास्ता बहुत ज़्यादा बदलती है। फिर नेक्स्ट है वर्ष 1975 में पटना में बाढ़ के कारण गंगा तटबंध का निर्माण हुआ था। भारत में कुल बाढ़ क्षेत्र का 17.2% भाग जो है बिहार में ही है। कितना? 17.2% भाग बिहार में है। और बिहार के कौन से जिले ज़्यादातर प्रभावित है? बिहार में अधिकतम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है ये वाले हैं: पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार। ये सब जो जिले हैं वो ज़्यादातर प्रभावित है बाढ़ से। अब बात करते हैं नदी परियोजना की। को किस नदी पे मतलब परियोजना चलाई गई है ताकि आसपास में जो जिस जिले में पानी नहीं मिल पा रही है उनको भी पानी मिल सके। तो इसीलिए परियोजनाएं चलाई जाती है ताकि जहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है वहाँ भी हरियाली आ जाए। तो एक है गंडक परियोजना, 1959 में लाया गया था, 1959 में। यहाँ से दो नहरें निकाली गई, पूर्वी त्रिवेणी नहर, एक पश्चिमी त्रिवेणी नहर। अभी हम नीचे डिटेल में पढ़ेंगे इसको। अभी मैप के थ्रू देख लीजिए कहाँ कहाँ है। तो कोसी रिवर जो है यहाँ पे 1954, ये गंडक से भी पुराना है। 1954 में है कोसी परियोजना। यहाँ से तीन नहरें निकाली गई: पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर और राजपुर नहर। अगली है सोन नदी परियोजना। ये सबसे पुराना है, ये 1874 में है, 1874 में है। पूर्वी सोन नहर जो है बस यहाँ से दो नहरें निकाली गई: पूर्वी सोन नहर, पश्चिमी सोन नहर। फिर है पुनपुन नदी जो है, यहाँ से पुनपुन बैराज बनाया गया, हमीदनगर, औरंगाबाद साइड में। अब सोन नदी परियोजना के बारे में हमने पढ़ा, जैसे कि कौन कौन से, पूर्वी सोन और पश्चिमी सोन, तो उसी को बताया गया। ये सोन नदी पर स्थित है, इसकी कुल लंबाई जो 130 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे पुरानी नदी परियोजना है, 1874 का है। तो उससे आइडिया लगा सकते हैं कि उस समय तो भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था। 1874 में इसे दो नहरें निकली। कौन कौन सी? तो पहली पूर्वी सोन नहर, दूसरा जो पश्चिमी सोन नहर। पूर्वी सोन नहर थी, उससे कौन कौन से जिले प्रभावित थे, और पश्चिमी से कौन कौन से वो देख लेते हैं। तो पूर्वी से औरंगाबाद, अरवल, गया, जहानाबाद। और फिर पश्चिम से कौन कौन से? रोहतास, भोजपुर, बक्सर। नेक्स्ट है गंडक परियोजना। यह भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, गंडक वाली। ये जो गंडक परियोजना है भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इससे बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल को लगभग लाभ पहुंचेगा। इसमें पूर्वी त्रिवेणी नहर, पश्चिमी त्रिवेणी नहर इससे निकली। भैंसा लोटन नामक स्थान पर 900 मीटर लंबे बैराज का निर्माण हुआ है ताकि पानी को स्टोर करके फिर उसके अपने अकॉर्डिंग सप्लाई कर सकें। फिर उत्तरी कोयल नदी परियोजना। यह अंतर्राज्यीय परियोजना है, मतलब दो राज्यों के बीच की है अंतर्राज्यीय परियोजना, बिहार और झारखंड की। कोयल नदी सोन की सहायक नदी है। पलामू जिले में स्थित मंडल डैम का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था, कब? 2019 में। फिर नेक्स्ट है कोसी परियोजना, जहाँ पे बाढ़ आती है। 1954 में भारत नेपाल के मध्य शुरू हुई, 1965 में बनकर तैयार हो गया। इसमें तीन नहरें निकली: पूर्वी कोसी, पश्चिमी कोसी और तीसरा राजपुर नहर। पूर्वी कोसी से कौन से? हनुमान नगर के पूर्व वाला हिस्सा जो है, एक डिस्ट्रिक्ट है हनुमान नगर उधर में, तो उसके साइड से पूरब में जितने भी है वो प्रभावित हुए पूर्वी कोसी नहर से। और हनुमान नगर के पश्चिम के साइड में जितने जो जिले थे वो पश्चिमी कोसी नहर से हुए। और हनुमान नगर के पूर्व में ही हनुमान नगर के पूर्व साइड में कौन कौन थे? तो पूर्वी कोसी नहर और राजपुर नहर, और पश्चिम में पश्चिमी कोसी नहर। अब बात करते हैं बिहार में सॉइल्स की। बिहार में मिट्टी कौन सी मिट्टी कहाँ पे है, बिहार के किस स्थान पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये सभी पढ़ेंगे हम इस वाले टॉपिक में। तो हम पढ़ सकते हैं जगह तराई मिट्टी है कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, ये वाला जो एरिया है तराई मिट्टी पाई जाती है, पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, ये वाला एरिया। फिर बांगर या भांगर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भांगर ये सब मुजफ्फरपुर, दरभंगा ये वाला एरिया है। फिर खादर कहाँ है? जो कि बाढ़ का मैदान है, ये वाला। ये जितने भी है बाढ़ वाले मैदान वाले, इसको खादर मिट्टी के नाम से यहाँ पे जाना जाता है, क्योंकि खादर मिट्टी पे करेल, केवाल क्या है? गया, पटना, नालंदा, यहाँ पे करेल और केवाल। ठीक है, नेक्स्ट है ये जो ये वाला है करेल केवाल पुरानी और नई जलोढ़ मिट्टी। टाल गंगा के दक्षिण जिले में यह टाल। फिर लाल बलुई मिट्टी कैमूर रोहतास में, लाल पीली मिट्टी जमुई
मुंगेर, बांका, इस एरिया में लाल पीली मिट्टी में आती है। और पर्वतीय मिट्टी कहाँ मिलती है? सोमेश्वर की श्रेणी में। ये रहा पर्वतीय मिट्टी कहाँ? सोमेश्वर श्रेणी में। फिर है तराई मिट्टी, जो कि उत्तरी बिहार के साइड में पाया जाता है। फिर खादर मिट्टी उसके नीचे साइड में, देन उसके नीचे साइड में सॉरी बांगर या बलसुंदरी। फिर है नीचे जो बाढ़ वाला एरिया है वहाँ पे खादर मिट्टी पाया जाता है, और पहाड़ के नीचे टाल मिट्टी। फिर है करेल के वाल, फिर है लाल पीली मिट्टी, और साइड में लाल बलुई मिट्टी। इसको एक बार सही से पढ़ लेते हैं डिटेल वाइज, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नदी वाले, मिट्टी वाले, इस सबसे क्वेश्चन आते हैं। तो बिहार में मुख्य रूप से दो प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, अवशिष्ट मिट्टियाँ और अपोर मिट्टियाँ। अवशिष्ट मिट्टियाँ वे मिट्टियाँ है जिनका निर्माण जो है स्थल पर मौजूद चट्टान है उससे हुआ है। जैसे एक स्थान है, यहीं पे जो चट्टान है इसी से टूट फूट के आसपास की जो मिट्टियाँ बनी है उसको क्या बोलेंगे? अवशिष्ट मिट्टियाँ। ठीक है, वह मिट्टियाँ जिसका निर्माण स्थल पर मौजूद चट्टानों से हुआ है उसको अवशिष्ट मिट्टियाँ। और अपोर मिट्टियाँ वह है जो प्रवाहित होकर जो बनती है, जैसे नदी के अंदर छोटे छोटे होते हैं ना पत्थर के टुकड़े, उससे जो टूटते फूटते जो छोटे छोटे मिट्टी बनते हैं लास्ट में, उस वो है अपोर मिट्टियाँ, जो गंगा के मैदान में पाई जाती है, क्योंकि दूर से बहती हुई आ रही है, छोटे छोटे आपस में टकराती हुई, टूटती हुई, फिर बाद में जाके छोटे छोटे कण में हो जाते हैं, जिसे मिट्टी बोलते हैं। तो अपोर मिट्टी में जानी जाती है। अब पढ़ते हैं भौतिक रासायनिक संरचना के आधार पर बिहार की मिट्टियाँ निम्नलिखित प्रकार की है। तराई क्षेत्र की मिट्टियाँ, बांगर या बांगर बलसुंदरी, ताल मिट्टी, खादर मिट्टी, करेल के वाल, फिर बलथर मिट्टी। ठीक है, तो चलिए एक एक करके पढ़े इसको। तो पहला है कौन सा? तराई क्षेत्र की मिट्टियाँ। ये बिहार की उत्तरी सीमा के साथ साथ पश्चिमी चंपारण किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर तक की चौड़ी पट्टी के रूप में पाई जाती है। इसका रंग भूरा एवं पीला है। इसमें कंकर एवं रेत की मात्रा अधिक होती है। आपने मैप में देखा होगा ये वाला एरिया, ये वाला एरिया कौन सा है? तराई क्षेत्र की मिट्टी। फिर नेक्स्ट है बांगर भांगर मिट्टी या बलसुंदरी मिट्टी। ये पूरी पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। इसका विस्तार जो तराई के दक्षिण में पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में है। इसकी प्रकृति जो है कैसी है? क्षारीय है। इसमें जो सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसका रंग हल्का भूरा होता है। तराई मिट्टी का कौन सा है? रंग भूरा एवं पीला होता है। वहीं बांगर का हल्का भूरा सा होता है। फिर नेक्स्ट जो है ताल या टाल मिट्टी। ये गंगा के दक्षिणी भाग में जो है 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में विस्तृत है। ये मोटे कण वाली मिट्टी होती है, ताल और टाल, ये वाला एरिया, ये गंगा के दक्षिण में। यहाँ वर्षा जल के भरे होने के कारण यह खरीफ फसल हेतु उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यहाँ हमेशा वर्षा जल भरा रहता है। यह अधिक उर्वरक मिट्टियों में से एक है। फिर नेक्स्ट जो है खादर मिट्टी। ये नवीन जलोढ़ मिट्टी होते हैं। खादर कौन से है? नवीन जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ जो होता है, नया जलोढ़ जो मिट्टी होती है उसको क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। और पुराने को बांगर। नहीं, इसका विस्तार जो है बांगर बांगर के दक्षिण क्षेत्र में है। इसकी प्रकृति गैर क्षारीय है। यह अधिक उपजाऊ है। इसका रंग जो है गाढ़ा भूरा होता है। करेल केवाल या पुरानी जलोढ़। इसका विस्तार जो है गंगा के दक्षिण मैदान में रोहतास से भागलपुर तक। करेल मिट्टी में क्षारीय गुण है। ठीक है, इसमें क्षारीय कौन से गुण होते हैं? क्षारीय गुण होते हैं किसमें? करेल में। और केवाल मिट्टी में कौन से? तो अम्लीय में। ये याद रखना, करेल में जो है क्षारीय गुण और केवाल में अम्लीय गुण होते हैं। नेक्स्ट है बलथर मिट्टी। ये कैमूर से राजमहल तक 8 से 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का विस्तार है। इसकी उर्वरता काफ़ी कम है। इसकी प्रकृति कैसी है? तो अम्लीय है। एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से देख भी लेना मैप, कहाँ पे कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती है। ये रहा, मैंने लगा दिया। ये पर्वतीय मिट्टी है। ये तराई मिट्टी कौन कौन सी है? तो ये वाली है। फिर खादर मिट्टी है उसके नीचे, और ये जो ये साइड में है ये कौन सी मिट्टी है? तो बांगर या बांगर बलसुंदरी मिट्टी। और गंगा के दक्षिणी इलाके में कौन सा? टाल मिट्टी। और उसके टाल मिट्टी के नीचे साइड में कौन सा? करेल केवाल या पुरानी जलोढ़ मिट्टी। और फिर लास्ट में इधर है कौन सा? लाल पीली मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी इधर साइड में। बिहार में जनजाति। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? बिहार में जनजाति के बारे में पढ़ते हैं। तो 2 मिनट का ब्रेक है। ब्रेक के बाद फिर से हम स्टार्ट करते हुए